गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का आलू आधारित चैप्टर का 7 पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे की कहानी बेबी की क्या कहती है। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा कि आपकी रचना मुझे बहुत अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के विषय में भी आप सोचें, लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया था। ऐसी बात नहीं थी, मेरे कहने पर था तो उसने वह मुझे समझाया था। फिर भी कुछ दिमाग में घुसा, कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने के साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। बेबी के मन में हमेशा असमंजस रहता था कि मैं कभी ठीक से लिख पाऊंगी या नहीं, क्योंकि उनकी वर्तनी बहुत अशुद्ध होती थी। उन्हें लगता था कि मैं अच्छा नहीं लिख पाती हूँ। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। उनके पिताजी आ गए। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई। काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकले। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी हो बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का ये हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक हैं, स्कूल गए हैं। तातुस के पास दौड़े दौड़े गए। बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस बोले, उन्हें घर में बैठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले आई। पूछा, चाय बनाऊंगा? बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में ले वो बोले, तू भी थोड़ा ले ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक कुछ दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी तो एक दिन के लिए वहीं चली जाऊं तो शायद वही झगड़े फिर हो जाएं। मैं अब और वहीं सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बाबा के साथ इधर उधर की बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ, तेरी माँ? तूने कुछ सुना नहीं लगता है, क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं वह रोने न लगे। इसे सच बताना ठीक होगा या नहीं? शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी भी यही सोच रही है कि उसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना भूल होगी। बाबा चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई हैं। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है। बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 महीने हो गए हैं दुनिया छोड़कर चली गई है। तेरी माँ नहीं है? क्यों? तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे बताया नहीं? मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने से सक कर रोती रही। मैं कर भी क्या सकती थी? एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, मुझे लगता है तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा, बौदी, भाई, कोई कुछ भी दूर तो रहते नहीं थे। रिक्शे से 10 रुपया भाड़ा लगता है, फिर भी एक बार भी मुझे बताना नहीं समझा। बीच में मैं कई बार वहाँ गई, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास ज़रूर जाऊँगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी। अब सुनने को मिला मेरी माँ नहीं है, हम लोगों को छोड़कर चली गई है। मुझे पता चला कि माँ अब अस्पताल में भर्ती अब जब अस्पताल में भर्ती थे तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था
कि वह तुम्हें माँ से मिलने ले जाएगा। बाबा नहीं आए, वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? उन्हें किस चीज़ का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देखा सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ के क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करने पड़े। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला और मुझे भी अभी अभी। बेबी की माँ का स्वर्गवास हो जाता है, इस बात की खबर बेबी को नहीं मिलती है जब उनके बाबा उनके घर आते हैं और वो बताते हैं कि 6-7 महीने हो गया तुम्हारी माँ को गए हुए। तो बेबी रोने लगती हैं और कहती हैं मेरे भाइयों ने ये उचित नहीं समझा कि मुझे खबर दे दें। उनके भाई उनके घर से थोड़े पास में ही रहते थे, तातुस के घर से, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि 10 रुपये किराया रिक्शा से लगता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। पता नहीं उनके मन में क्या था। बाबा चले गए। बाबा ने पूछा तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता? मैंने बताया यहीं पास में। तो वह बोले चलो थोड़ा देखाऊं। मैं बाबा को लेकर वहाँ चली गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकला। अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला दादू मेरा बाबू कैसा? बाबू बोले सब तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। बाबा ससुर को कह रही हैं वह उससे बोले तुम लोग भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तो तुम सबको देखकर बड़ी खुशी हुई मुझसे। बाबा ने कहा कि तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में उसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुस ने उनसे कहा कि आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूँगा क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी लड़की यहाँ बहुत अच्छे से है। तो बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चला था कि मैं कुछ पढ़ लिख रही हूँ, सुनकर बहुत खुश हुई। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब जब तक फ़ोन पर मेरा हाल चाल पूछने लगे हैं। बार बार यह भी जानना चाहते हैं कि मेरा लिखना पढ़ना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझसे अपने यहाँ आने की बात करते, साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना चाहूँ तो रुकना ना चाहूँ लौट कर आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा, मैं पछताती रही। मेरी माँ मर गई, मैं आंखों से उसे देख भी नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते श्वास थे और को लेकर भी चिंता होने लगी। इसी बीच जेठू शर्मिलादा की कई चिट्ठियाँ आई थीं, आ पहुँची थीं और उनके जवाब देने की चिंता अलग से लगी रहती थी। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे, मेरा मन भी बहल जाएगा, यह सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियाँ लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियाँ उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है, मेरी भी यही राय है। चिट्ठी पढ़ने लिखने से भूले होंगे तो, लेकिन इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी। बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं, जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है तुम्हारे तातुस की तरह? 9 वर्ष में खूब लिखो, मल्लेश्वरी की तरह मोटी मोटी हो जाओ, यह मेरी कहना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुस तुम्हारे जेठू दोनों ने ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह तुम्हें लिखने में कैसे नहीं हो रहा है। आशापूर्णा देवी की कोई बात नहीं, किताब पढ़ी क्या?
तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डरने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश तुम्हें कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा। बाद में अपना लेखा स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद तुम जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे कुछ और सुधारने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जा सकता है। यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित हो गई है। तुम्हारे दादोज ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होगी तो हो, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियाँ आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखूं और लिखूं। धन्यवाद।